नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। देहरादून में 16 जनवरी से शुरू होगा राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान। अभियान को सफल बनाने के लिए क्या पुख्ता इंतजाम, सीएम ने की लोगों से अभियान में सहयोग की अपील। जल शक्ति मंत्रालय के महानिदेशक आईएएस पहुंचे ऋषिकेश। महापौर ने महानिदेशक को सौंपा ज्ञापन, कहा तीर्थ नगरी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर हो तेजी से काम। रुड़की में छाया बर्ड फ्लू का संकट, अंडे के व्यवसाय में आए काफी कमी। व्यवसायियों ने कहा यह मात्र एक अफवाह है और कुछ नहीं। और बागेश्वर में जिलाधिकारियों ने किया औचक निरीक्षण, मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य व्यवस्था का लिया जायजा। डॉक्टरों के मौजूद नहीं होने से जताई नाराजगी। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। देहरादून में आगामी 16 जनवरी से कोरोना को लेकर चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू होगा, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी और वैज्ञानिकों का अभिनंदन किया। जिसके बाद सीएम रावत ने कहा कि उत्तराखंड में इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं और तैयारी के क्रम में प्रदेश में पूरी प्रक्रिया का सफलतापूर्वक ड्राई रन भी कर लिया गया है। इसके साथ ही सीएम रावत ने प्रदेशवासियों से वैश्विक महामारी के खिलाफ अभियान में सहयोग करने को कहा है, साथ ही लापरवाही नहीं बरतने को गज की दूरी की अपील की है। आगामी 16 जनवरी से कोविड-19 को लेकर चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यवासियों से अपील की है कि इसमें उनका सहयोग करें। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और वैज्ञानिकों का अभिनंदन भी किया जा चुका है। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, 16 जनवरी से टीकाकरण का अभियान शुरू करने वाली है सरकार, इसको लेकर फिलहाल राज्य में क्या कुछ तैयारियां की गई है? जी पूजा, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि 16 जनवरी से है पूरे देश भर में जो है चरणबद्ध तरीके से जो है राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। और इसके लिए जो अगर प्रदेश उत्तराखंड राज्य की अगर बात करें तो पूरी तैयारियां जो है लगभग पूरी हो चुकी है। और इसके अलावा जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, जितने भी जो जिले के जो अधिकारी हैं उनसे, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं कि पुख्ता इंतजाम कर दिया जाए। क्योंकि अभी तक जो राज्य की बात करें या देश की बात करें तो सिर्फ जो है ड्राई रन चल रहा था, और अभी तक उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो है 2 ड्राई रन हो चुके हैं और तीसरा जो है 12 जनवरी को जो यहाँ पर जो है जो प्रदेश के जो जनपद है वहाँ पर जो है मॉक ड्रिल होना है। क्योंकि 16 जनवरी को जिस तरीके से जो है पूरे बड़े स्तर पर जो है ये टीकाकरण अभियान होना है, तो उससे पहले 1-2 बार यहाँ पर उत्तराखंड में हो चुका है, तीसरी बार एक मॉक ड्रिल के तौर पर होगा, ताकि जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो और सुदृढ़ हो सके। साथ साथ में मुख्यमंत्री ने जो अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं या मुख्य सचिव को भी निर्देश दिए हैं कि अधिकारियों को इस बार जो है ज्यादा सतर्क और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत, किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं उसमें। क्योंकि ड्राई रन जो ये अभियान जो 16 जनवरी से शुरू किया जा रहा है देश भर में, ये टीकाकरण अभियान बड़े स्तर पर होगा। और अगर देश भर की अगर बात करें तो देश भर में जो है 3 करोड़ जो कोरोना योद्धा हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी है, उनको ये टीकाकरण लगाया जाएगा। राज्य की अगर पूजा बात करें तो राज्य में भी लगभग जो है पूरी तैयारियां कर चुकी है। यहाँ राज्य में जो है 400 टीका केंद्र जो है उत्तराखंड में बनाए गए हैं और 47,000 स्वास्थ्य कर्मियों को यहाँ पर जो है टीकाकरण किया जाएगा। अगर पहले दिन जिस दिन 16 जनवरी को ये टीकाकरण अभियान होगा, राज्य सरकार का आकलन है कि पहले दिन यहाँ पर जो है स्वास्थ्य कर्मियों का लगभग जो है 2800 से 3000 तक स्वास्थ्य कर्मियों का जो है ये टीकाकरण किया जाएगा। तो अगर तैयारियों की बात करें तो यहाँ पर जो है 400 टीकाकरण यहाँ पर बनाए गए हैं, पूरी व्यवस्था की गई। साथ साथ में मुख्यमंत्री लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और मुख्य सचिव को निर्देश भी दिए हैं कि किसी प्रकार की कोई लोगों में जो है कोई भ्रांतियां न फैलाई। क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए कई प्रकार की जो है भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि वैक्सीनेशन को लेकर किया जाए, लोगों में कोई गुमराह नहीं किया जाए। तो इसको लेकर भी सरकार पूरी तरह से तैयार है, इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। जी विकास, देश भर के अलग अलग राज्यों में ड्राई रन किया जा रहा है।
ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिलहाल उत्तराखंड में ड्राई रन की क्या स्थिति है, वहां पर किस प्रकार से चीजों को लिया जा रहा है, कैसे चुनौतियों को समझा जा रहा है कि कौन कौन सी परेशानी इस दौरान हो सकती है और उससे कैसे निपटना होगा। जी बिल्कुल पूजा, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ड्राई रन की अगर बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में 2 ड्राई रन अभी तक हो चुके हैं। एक 2 जनवरी को यहाँ पर हुआ था और एक 8 जनवरी को, और अब आने वाला जो ड्राई रन है वो 12 जनवरी को यहाँ पर पूरे प्रदेश के जो जनपद हैं वहाँ पर ड्राई रन किया जाएगा। उसमें भी जो है कुछ स्वास्थ्य कर्मी और जो स्वास्थ्य कर्मी है उनको वहाँ पर रखा जाएगा। सबसे पहली बात है कि लोगों को जो है जानकारी नहीं थी, आम पब्लिक जो है वहाँ पर जा रही, कई जगहों पर ऐसे भी देखने को मिला है कि पब्लिक भी वहाँ पर जा रही थी। तो इसको लेकर सरकार पूरी तरह से लगातार प्रचार प्रसार के माध्यम से जो प्रचार प्रसार कर रही है, लोगों को जागरूकता साथ डीएम को साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि अपने जनपद में जो है व्यवस्था की जाए और लोगों को भी जागरूक किया जाए। इसके अलावा जो अगर ड्राई रन की बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों को यहाँ पर ड्राई टीकाकरण किया जा रहा है। उनको थोड़ा उनका जब टीका लगाते हैं तो उसके बाद उनको जो ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जा रहा है, ताकि और साथ साथ में जो है वहाँ पर एक नंबर दिया गया है, एक ऐप के माध्यम से उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और जब ये टीकाकरण अभियान अब जब 16 जनवरी से पूजा यहाँ पर होगा, तो जो पहचान पत्र है जिससे आप वोट देते हैं, जो आम जनता जिससे वोट देती है, उस पहचान पत्र के माध्यम से लोगों को जो है वहां पर जाना पड़ेगा। और साथ साथ जितने भी जो स्वास्थ्य पहले चरण की अगर बात करें तो जो स्वास्थ्य कर्मी है या फिर सफाई कर्मी है उनको यहाँ पर जो है टीकाकरण किया जाएगा। और साथ साथ में उनके जो है पूरा रिकॉर्ड वहाँ पर रखा जाएगा और अंतिम में उन्हें जो ऐप के माध्यम से भी एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। जी इस प्रकार एक सवाल ये भी उठता है सबसे बड़ा, जिस प्रकार से 1 साल बाद अब कोरोना का टीका आ गया है और लोगों को जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसे में सरकार एक छोटी सी भी चूक अपनी तरफ से नहीं करना चाहती है, तो क्या अधिकारियों को कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई भी चुनौती सामने आए तो उससे लड़ा जा सके। जी पूजा, बिल्कुल अगर बात करें तो खुद ही जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, जो तमाम जो जिला अधिकारी हैं उनसे बात की है कि किसी भी प्रकार की, क्योंकि अभी तक जो ड्राई रन चला है वो पूरा सफलतापूर्वक चला है और मुख्यमंत्री ने खुशी भी जताई कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है बेहतर काम हुआ है। और जो हमारा उत्तराखंड की अगर ड्राई रन की बात करें तो पूरा सफलतापूर्वक रहा है और इसी का परिणाम है कि 16 जनवरी से जो बड़े स्तर पर जो टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, तो उसके राज्य सरकार की पूरी तैयारियां जो है पूर्ण कर ली गई है। सरकार ने जो मुख्यमंत्री है उन्होंने जो अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हों या जिला, उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न हो। अधिकारी अपने सतर्क रहें, जब अपनी ड्यूटी पे जहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर पूरी तरह सतर्क रहें। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें पूजा, तो यहाँ पर जो केंद्र बनाए गए हैं टीका केंद्रकरण, वहाँ पर पूरी जो सुरक्षा है, वहाँ पर पुलिसकर्मी, तमाम व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई है। तो टीकाकरण को लेकर जो सरकार पूरी तरह से यहाँ पर उत्तराखंड में तैयार है। जी दूसरी बात अगर देखा जाए पूजा, तो सरकार का ये भी कहना है, मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील भी की है और सहयोग भी किया कि क्योंकि देश भर में अगर देखा जाए पूजा तो लोग ये सोच रहे हैं कि वैक्सीन आ गई है तो अब जो है कोरोना यहाँ से चला गया है, लेकिन सरकार का यही प्रयास है और लोगों से यही अपील कर रही है कि वैक्सीन आ गई है, परंतु आपको जो है सावधानी फिर भी बरतनी है, 2 गज की दूरी और मास्क आपको फिर भी पहनना है। जी सावधानी अभी भी बरतनी जरूरी है। बेशक 16 जनवरी को देशव्यापी टीकाकरण किया जाएगा और सभी को इंतजार है 16 जनवरी का। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विकास। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जल शक्ति मंत्रालय के महानिदेशक IAS राजीव रंजन अपने निजी दौरे पर ऋषिकेश पहुंचे हैं, जहां महापौर अनीता ममगाई ने देवभूमि आने पर उनका स्वागत किया और शिष्टाचार भेंट की। महापौर ने संजय झील को विकसित कराने और गंगा अवलोकन के केंद्र का काम तेजी से शुरू होने के लिए ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा कि नैसर्गिक खूबसूरती से नगर के हृदय स्थली त्रिवेणी घाट पर बेहद सुगमता और सुरक्षा के साथ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा सकेंगे। इसी के साथ कहा कि नगर निगम के 3 मेगा प्रोजेक्ट को सरकार से हरी झंडी मिलने के साथ तेजी से धरातल पर 3 योजनाओं पर काम हो सकेगा। और लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे मांस और अंडे के कारोबार पर एक बार फिर से संकट का बादल छा गया है। पिछले कुछ दिनों से देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू की खबरें सामने आई हैं, जिसके बाद अंडे के व्यवसाय में काफी कमी आई है। हालांकि उत्तराखंड अभी तक बर्ड फ्लू की दस्तक से महफूज है, बावजूद इसके कारोबारियों पर भी इसका खासा असर पड़ता दिखाई दे रहा है।
रुड़की शहर के चिकन और अंडा कारोबारियों का कहना है कि बर्ड फ्लू की खबरों से कारोबार आधा हो चुका है। वहीं कुछ कारोबारियों का मानना है कि इन दिनों इस तरह की अफवाह फैलती है, ये मात्र एक अफवाह है और कुछ नहीं। बहरहाल बर्ड फ्लू की खबरों से लोग दहशत में हैं, जिससे मांस का कारोबार ढलता नजर आ रहा है। वहीं रुड़की सिविल अस्पताल की चिकित्सक डॉक्टर वंदना भारद्वाज ने इसके बचाव के उपाय बताए हैं और कहा है कि किसी भी वायरस से बचने के लिए साफ सफाई बेहद जरूरी है। ये क्या है, बर्ड फ्लू एक इन्फ्लुएंजा वायरस है ना, जिससे ये होता है। इससे बचाव के लिए ये क्यों फैलता है, ये जो आपका रॉ मीट होता है या कुक मीट है, तो दोनों को अलग अलग रखेंगे। दूसरा, हाइजीन का विशेषकर ध्यान देना होगा इसमें, कि जब भी आप कोई खाना खा रहे हैं तो सबसे पहले अपना हाथ धोएं। जैसे कि हम कोविड से तो जूझ ही रहे हैं, इसमें भी हमारा सिर्फ मेन फोकस था कि हम हाइजीन पर ध्यान रखें। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, देश भर में बर्ड फ्लू के कई मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की क्या स्थिति है, क्या वहां से कोई मामला सामने आया है अभी तक? जी पूजा, आपको बताना चाहूंगा, पूरा मामला ब्लड फ्लू को लेके है। कहीं ना कहीं अभी कोविड-19 से हम उभरे नहीं है। बात करते हैं कि ब्लड फ्लू जो चालू हो चुका है, इसको मानते हैं कि हालांकि उत्तराखंड में ऐसा कोई मामला देखने को नहीं मिला। हालांकि प्रशासन ने सख्त निर्देश दे रखे अधिकारियों को, तो अगर कोई पक्षी या कोई भी मरा पाया जाता है तो उसकी सूचना तुरंत जो पुलिस या प्रशासन को दी जाए। लेकिन बात करते हैं कि कहीं ना कहीं अभी इस तरह का मामला सामने नहीं आ रहा। हालांकि इसमें सतर्क रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, साफ सफाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जैसे कोरोना की भरमार से अभी हम नहीं उभरे हैं, इसको लेकर ही प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है कि ब्लड फ्लू कहीं ना कहीं अपने पैर न फंसा जाए उत्तराखंड में। जी संदीप जी, जिस प्रकार से देश भर में बर्ड फ्लू के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन बावजूद इसके जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि ये केवल अफवाह है। ऐसे में कौन सी जरूरी बातें हैं जो राज्यवासियों को याद रखने की जरूरत है इस बर्ड फ्लू से बचने के लिए? जी बिल्कुल पूजा, आपको बताना चाहूंगा, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यापारी लोग हैं वो कह रहे हैं कि कहीं अफवाह है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बाहर के राज्यों में सुनाई दे रहा है कि ब्लड फ्लू से इतने पक्षी मर चुके हैं, या कहीं जो जैसे मीट मछली खाने से भी इस तरह की कोई दिक्कत हो रही है। तो जो अंडा होता है, अंडे को भी लेकर कहीं ना कहीं जो दाम गिर चुके हैं, मुर्गे को लेकर, चिकन को लेकर दाम गिर चुके हैं। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं व्यापारी इसको इग्नोर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपना जो नुकसान न हो जाए, जिसको जो मीट व्यापारी है, इसलिए जो इसको जो अफवाह बता रहे हैं। हालांकि नहीं, ऐसा अफवाह नहीं है, ये कहीं ना कहीं सरकार की गाइडलाइन की है। सरकार इसको पूरी तरह अलर्ट की है, प्रशासन अलर्ट है कि कहीं ना कहीं ये ब्लड फ्लू जो बाहर के राज्यों में उत्तराखंड में न प्रवेश हो जाए। तो इसको लेकर जो सभी अपने कमर कसे हुए हैं। जी पूजा जी, ऐसे में ये भी एक सवाल उठता है सबसे बड़ा कि जिस प्रकार से ये बर्ड फ्लू फैलता जा रहा है और कई मामले सामने आ रहे हैं, वहीं एक तरफ जहां जो व्यापारी है वो ये कह रहे हैं कि ये एक केवल अफवाह है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहां उनका कारोबार कम होता जा रहा है, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है व्यापारियों की तरफ से? जी बिल्कुल, व्यापारियों का साफ तौर से कहना है कि कहना कि ब्लड फ्लू की जो उत्तराखंड में भी जो मामला उठ गया है, इसको लेकर कहीं ना चिकन को लेकर या अंडे को लेकर जो व्यापारी हैं या जो सेवन करते हैं वो डरे हुए, सहमे हुए, इसलिए कहीं ना कहीं व्यापारी जो टूट चुके हैं और इसलिए इसको जो अफवाह बता रहे हैं। हालांकि सरकार की सीधी सी गाइडलाइन है कि ये ब्लड फ्लू जैसे बाहर के राज्यों में आ चुका है, उत्तराखंड में भी कहीं ना कहीं प्रवेश कर जाए, तो इसको लेकर सतर्क रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए जो उत्तराखंड शासन जो बार बार पुलिस प्रशासन और जो प्रशासनिक अधिकारी को उनको निर्देश दिए जा रहे हैं कि इसको जो लेकर कहीं ना कहीं सचेत रहने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जी पूजा जी, ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जिस प्रकार से लगातार मामले सामने आ रहे हैं और जैसा आपने बताया कि अभी तक उत्तराखंड में एक भी मामला बर्ड फ्लू का सामने नहीं आया है, तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी की गई है ताकि इस चुनौती से लड़ा जा सके पहले ही? हाँ जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और प्रशासन का साफ तौर से अधिकारियों का जो हमने बात करना चाहिए, अधिकारियों का साफ तौर से कहना है कि हम इसमें पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन इसको आने से पहले रोक दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये पाप पसारे, क्योंकि कोरोना महामारी से अभी तक जूझ रहे हैं, कोरोना से अभी तक हम उभर नहीं पाए हैं। इसको लेकर ब्लड फ्लू को लेकर प्रशासन, शासन, सरकार पूरी तरह सचेत है और अलर्ट है। जी पूजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए।
खबर बागेश्वर से है, जहां स्वास्थ्य जैसी सेवाएं सही तरीके से उपलब्ध हो, इसके लिए जिलाधिकारी विनीत कुमार ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया और चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को उपलब्ध की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के समय ओपीडी में डॉक्टरों के मौजूद नहीं होने से जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है और कर्मचारियों के 1 दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि स्वास्थ्य जैसी असामयिक सेवाओं में किसी भी तरह की कोई लापरवाही बरती नहीं जाएगी। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित नौटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है? बिल्कुल पूजा जी, बता दूं, विनीत कुमार जिलाधिकारी उन्होंने कल अचानक से औचक निरीक्षण किया और डॉक्टरों में एकदम हड़कंप मच गया। और जो विशेषकर बात की जाए तो जो वहां पर बिना बताए अवकाश से डॉक्टर चल रहे थे, काफी ग्रामीणों की समस्या थी और ग्रामीणों ने शिकायत कई बार जिलाधिकारी महोदय से की, लेकिन इसके बावजूद आज जिलाधिकारी वहां पर पहुंचे और बिन बताए अवकाश पर जो डॉक्टर गए थे उन पर कड़ी नाराजगी जताई और कड़ी फटकार लगाते हुए उनके वेतन रोकने के निर्देश दिए। आपको बताते चले कि यहाँ पर जो 5 डॉक्टर और 4 कर्मचारियों का 1 दिन बाद में काटने के उन्होंने निर्देश दिए और इसकी रिपोर्ट डीजी हेल्थ को दे दी है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो प्रदीप चौधरी और डॉक्टर विकास ये लगभग 2 महीने से उपस्थित पाए गए थे। इनकी काफी लंबी शिकायत मिल रही थी, तो इसको लेकर डीएम ने वहाँ औचक निरीक्षण किया और जो यहाँ पर अव्यवस्था का बोलबाला था, इसको लेकर भी डीएम ने सभी डॉक्टरों को कड़ी फटकार लगाई। इसके साथ साथ उन्होंने जो वहाँ पर नेत्र सर्जन और ऑर्थो सर्जन, इमरजेंसी एक्सरे, इन सभी कक्षों का निरीक्षण कर वहाँ पर जो भी तमाम प्रकार की खामियां थी उसको दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सभी डॉक्टरों को सचेत निर्देश दिए है कि अगर कोई डॉक्टर अनुपस्थित पाया जाता है तो उसका वेतन रोक दिया जाएगा और इसके साथ उन्होंने जो चिकित्सालय में जो मरीज है उनको लेकर बेहतर सुविधाएं दी जाए, तो इसको लेकर भी उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है। जी पूजा। जहां एक तरफ डॉक्टर्स को भगवान माना जाता है, ऐसे में दूसरी तरफ ओपीडी में डॉक्टर का मौजूद ना होना एक बड़ी लापरवाही है। तो क्या इसको लेकर इस मामले को संज्ञान में लिया गया है और क्या उन पर कोई कार्रवाई की गई है जो वहां पर उपस्थित नहीं थे डॉक्टर्स? बिल्कुल पूजा, बताना चाहूंगा मरीजों के लिए काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा था, कई लंबे अरसे से शिकायत मिल रही थी, तो इसको लेकर डीएम ने जो अचानक औचक निरीक्षण किया तो इसको लेकर उन्होंने सभी जो डॉक्टर्स हैं उनको कर्मचारियों को निर्देशित किया है और उन पर कड़ी कार्रवाई की है, वेतन रोकने के निर्देश किया है और उन्होंने जो वहाँ के मुख्य चिकित्सक है, अधीक्षक है और चिकित्सा अधिकारी दोनों को निर्देशित किया है। आजकल जो कोरोना समस्या का उसका बोलबाला चला, तो इसको लेकर डॉक्टरों को हर समय पर उपस्थित रहना चाहिए, क्योंकि ये उन्होंने सख्त निर्देश किया है कि कोई भी अगर डॉक्टर लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ उन्होंने सभी डॉक्टरों को एक बार फिर से सचेत किया है कि यदि कोई अगर डॉक्टर आता नहीं तो उसको लेकर भी कड़े निर्देशित किया है। इसके साथ उन्होंने जो वहाँ पर कोरोना को लेकर उन्होंने निर्देशित किया डॉक्टरों को कि यहाँ पर हर समय उपस्थित रहे ताकि कोई भी मरीज को इधर उधर न भटकना पड़े। वहाँ पर सुदूरवर्ती इलाका है बागेश्वर, यहाँ पर सभी जो चिकित्सा समस्याएं थी तो इसको लेकर भी दुरुस्त करने के उन्होंने निर्देश किया है। जी पूजा, जैसा आपने बताया कि काफी समय से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण यह औचक निरीक्षण किया गया, तो क्या कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है कि आगे चल के इस तरह की जो लापरवाही है वो फिर से सामने ना आए? बिल्कुल पूजा, बता दूं कि उन्होंने कहा, सभी डॉक्टरों से कहा है कि डॉक्टर की जो हॉस्पिटल में रहना एक नैतिक जिम्मेदारी और यहाँ पर जो भी मरीज आता है उसको बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाए, क्योंकि आजकल जो कोरोना इसके चक्कर में उन्होंने सभी लोगों को निर्देशित किया है कि डॉक्टर हर समय यहाँ पर उपस्थित रहे, क्योंकि लंबे समय से जो आपकी शिकायत मिली तो इसको कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाता। इसके साथ उन्होंने जो 2 माह से अनुपस्थित थे उन डॉक्टर थे उनके भी वेतन काट दिया गया और उनके खिलाफ जो आवश्यक कार्रवाई होती है इसके लिए डीजी हेल्थ उनको भी पत्र दिया गया और उन्होंने आगे भी और जो डॉक्टर उनको चेतावनी दी है, कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आप आगे से अनुपस्थित रहे क्योंकि यहाँ मरीजों को दिक्कत हो रही थी। और उन्होंने जो सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो ढिलाई है उसको कोई क्षम्य नहीं की जाएगी और उन्होंने ये भी कहा है कि
जो यहाँ पर एक्सरे रूम वगैरह, सर्जन, बाल रोग चिकित्सक, यहाँ पर तमाम प्रकार की खामियां थी, तो इनको लेकर भी उन्होंने दुरुस्त करने का निर्देशित किया। और इसके साथ जब जिलाधिकारी वहां पर निरीक्षण करने पहुंचे तो कई जो डॉक्टर अपने कक्ष में नहीं पाए गए, तो इसको लेकर डीएम का पारा चढ़ गया और वहीं पर उन्होंने डॉक्टरों को जो अनुपस्थित है उनको 1 महीने का वेतन रोकने का निर्देश किया है। जी पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमें फैक्ट्री से नाइट ड्यूटी करके आ रहे कर्मचारी की भूसे से लदे ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीणों ने जाम लगा दिया है। वहीं सूचना पर पुलिस टीम के साथ कोतवाल पहुंचे और घटना की जानकारी ली और लोगों से जाम खुलवाया। जानकारी के मुताबिक सितारगंज चुना भट्टी निवासी अपनी बाइक से सेटकुल की एक फैक्ट्री से रात ड्यूटी कर सुबह अपने घर आ रहा था। उसी समय वो भूसे से लदे ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कार्रवाई कर रहे हैं। भूसे की गाड़ी है, उससे एक बाइक सवार का एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसकी मौके पर मृत्यु हो गई है। पुलिस ने गाड़ी पकड़ ली है और जो मृतक है उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वैसे इस एरिया में लगातार इस बार 3-4 एक्सीडेंट हो गए हैं, जो कि विशेषकर सिडकुल एरिया जो काफी चिंताजनक है। रोड कुछ टूटी हुई है, कुछ इंजीनियरिंग की डिफॉल्ट है, जिसके लिए आज पीडब्ल्यूडी की एक टीम को हमने पुलिस के साथ में लगाया ताकि उन जगह को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं करें कि जहां पर एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं उनका क्या उपाय हो सकता है, क्या वहां स्पीड ब्रेकर बनाने या इंजीनियरिंग चेंज करने हैं, बोर्ड नए लगाने हैं, कुछ करने हैं, उस बारे में अभी कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं जल्दी इस सब चीजों को हम ठीक करेंगे ताकि इस जो रोड में बार बार एक्सीडेंट हो उसको हम बंद करवा सकें। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार कर्मचारी की मौत हुई है, इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है विस्तार से? मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार जो है सिडकुल क्षेत्र में एक्सीडेंट हो रहे हैं और एक्सीडेंट आए दिन ये दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लगभग 1 जनवरी से लेकर अभी तक जो है 4-5 एक्सीडेंट लगातार हो गए हैं उस रोड पर और जो है कोई भी शासन और प्रशासन की टीम जो है वहां पर जो है नहीं पहुंच रही है, ना तो पीडब्ल्यूडी विभाग की कोई टीम पहुंच रही है। वहां पे जो गड्ढे जो है उसकी वजह से जो है एक्सीडेंट हो रहे हैं और दर्दनाक हादसे हो रहे हैं। आए दिन जो है वहां पे मौतें हो रही हैं और जो है प्रशासन जो है पीडब्ल्यूडी विभाग की जो टीम है उसमें कोई भी जो है सुध नहीं ले रही है। जी, ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इस मामले को लेकर? जी, मैं बताना चाहूंगा, सुबह जो है लगभग सुबह 7:30 बजे की घटना है। सुबह प्रशासन की टीम जो है उसके बाद जो है सूचना वहां पे लोगों ने दी गई, उसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। एएसपी जो है हमारे देवेंद्र पंचा उधम सिंह नगर के हैं, वो भी मौके पर पहुंचे हैं। सितारगंज के सीओ सुजीत कुमार, कोतवाल सलाउद्दीन खान, आला अधिकारी मौके पे जो वहां पे पहुंचे हैं, मौके का निरीक्षण किया है, वहां पे जाम लगाया है, वहां पे काफी समझाया बुझाया गया। उसके बाद जो है ग्रामीणों को वहां से जाम से हटाया गया और उनके घर जो है भेजा गया है। उसके बाद जो है सितारगंज के सीएचसी अस्पताल में भेजा गया। उसके बाद जो है पोस्टमार्टम के लिए खटीमा भेजा गया। अभी भी जो है सितारगंज में उनके घर पे जो है कोहराम मचा हुआ है। जी, हम तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में वहां पर लोग मौजूद थे जिन्होंने हंगामा किया है। तो क्या लोगों की तरफ से किसी प्रकार की कोई मांग सामने रखी गई है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार जो है लोग आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं, आए दिन मीटिंगें कर रहे हैं। अभी ब्लॉक में जो है परसों ही अभी 2-3 दिन पहले विधायक जो हमारे सितारगंज के सौरभ बोगड़ा है, उन्होंने सितारगंज मंडी समिति में भी एक मीटिंग की है। इसमें अभी तक जो है वहां पे भी काफी लोगों को समझाया गया है, काफी लोगों उन्होंने डांटा है, फिर भी जो है प्रशासन इसमें कोई निर्णय नहीं ले रहा है। और जो है गड्ढे की अगर समस्या सुलझ जाए तो आए दिन जो है वहां पे जो एक्सीडेंट होते हैं वो नहीं होंगे और जो है जनता जो है सुरक्षित रहेगी और वहां पे आवाजाही में दिक्कतों में काफी लोगों को सामना नहीं करना पड़ेगा। जी, जैसा आपने बताया कि आए दिन इस प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं, उसके बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। एक बार फिर से किसी व्यक्ति की मौत हो गई है। आखिर कब तक, क्यों जो प्रशासन है अपनी तरफ से कोई कार्रवाई कर नहीं रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रशासन जो है लगातार जो है जो पीडब्ल्यूडी विभाग को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। गड्ढे जो है वहां के लगातार 4 किलोमीटर की जो रोड है वही रह गई है और जो पूरी रोड वहां पे जो बनी हुई थी वो पूरी मतलब सही हो चुकी है। 4 किलोमीटर की जो रोड पूर्ण रूप से टूटी हुई है, उसी जगह पे ही आए दिन जो है एक्सीडेंट हो रहे हैं। 2019 से
लगातार अभी तक जो है वहाँ पे आज लगभग 81 एक्सीडेंट हो गए हैं। प्रशासन इसमें जो है वहाँ का जो है आला अधिकारी जो है अभी तक कोई जो है मौके पर तो पहुंचते हैं और जो है उसमें उस टाइम पे जाम भी लगते हैं। उसके बाद जो है इसका निर्णय जो है इसमें कोई नहीं लिया। उस टाइम तो समझा बुझा के चले जाते हैं, उसके बाद में इसमें फिर से वही हाल हो जाता है, फिर एक्सीडेंट होते हैं, फिर उसको समझा बुझा के उनको प्रशासन के द्वारा उन लोगों को घर भेज दिया जाता है। जी, क्या आरोपी का कुछ पता चल पाया है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आरोपी जो है उसको जो है ट्रक जो है पुलिस ने जो है जिससे सुबह एक्सीडेंट हुआ है कब्जे में ले लिया है। सितारगंज की सिटकल चौकी में जो है उसको खड़ा करवा दिया गया और वहां पे जो है मौके पे और उसको जो है पकड़ लिया गया है और उसमें जो है जानकारी आगे की पुलिस जो है इसमें और जुटा रही है। दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और सितारगंज की यह घटना आपको बता रहे थे जहां भूसे के ट्रक की चपेट में आने से एक कर्मचारी की मौत हो गई और ग्रामीणों ने काफी ज्यादा प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इस प्रकार की घटनाएं लगातार घट रही हैं, बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।